सोचो एक छोटे से टाउन के कॉलेज में बैठे एक यंग रिसर्चर को। उसके पास एक प्रोजेक्ट आइडिया है। वो ऑनलाइन एक रेफरेंस ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही आर्टिकल का लिंक खोलता है सामने एक पेवॉल आ जाता है जो $40 या उससे ज्यादा मांगता है एक सिंगल पेपर के लिए। उसके लिए ये एक हफ्ते की स्टाइपेंड के बराबर है। और जब रिसर्च के लिए उसे ऐसे हजारों आर्टिकल्स की जरूरत हो, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में साइंटिफिक नॉलेज तक एक्सेस कितनी बड़ी स्ट्रगल रही है। सालों तक स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए साइहब यूज करते रहे, जो 2011 में कजाकिस्तान की अलेक्जेंड्रा एल्बैकियन ने बनाया था। साइहब एक ऐसे जायंट की तरह काम करता था जो पेवॉल्ड एकेडमिक पेपर्स को फ्री में अनलॉक कर देता था। ये इतना पॉपुलर हो गया कि इंडिया के कई स्टूडेंट्स के लिए डाउनलोड फ्रॉम साइहब एक कॉमन फ्रेज बन गया। लेकिन अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स साइहब और उसके मिरर साइट्स को ब्लॉक करें, जब पब्लिशर्स जैसे एल्सेवियर और वाइली ने कॉपीराइट केस फाइल किया। कोर्ट ने कहा कि साइहब इल्लीगली पब्लिशर्स का कंटेंट अपलोड कर रहा था और रेस्ट्रिक्शंस बाईपास कर रहा था, जो एक क्लियर केस था कॉपीराइट वायलेशन का। अब लीगल टर्म्स में देखा जाए तो पब्लिशर सही हैं। वो जर्नल्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास कॉपीराइट होता है और वो अपना इनकम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी कैच है। मूवीज या म्यूजिक के आर्टिस्ट अपना काम बेचकर पैसा कमाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को जर्नल्स उनकी रिसर्च पब्लिश करने के लिए कुछ भी पे नहीं करते। उनका रिसर्च आमतौर पे पब्लिक मनी से होता है, यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से। फिर भी फाइनल पेपर एक्सपेंसिव पेवॉल्स के पीछे चला जाता है। इंडिया के यूनिवर्सिटीज को अक्सर एक दो जर्नल सब्सक्राइब करने के लिए ही लाखों रुपए देने पड़ते हैं, और फिर भी कलेक्शंस इनकम्प्लीट रहते हैं। पब्लिशर्स के प्रॉफिट्स 20% से भी ज्यादा होते हैं, जबकि रिसर्चर्स को उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इस सिस्टम को रेंट सीकिंग कहते हैं, फेयर मार्केट नहीं। यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट का आइडिया आता है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, उनोस। 2024 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था, 3 साल के पहले फेज के लिए 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। इसका प्रिंसिपल सिंपल है। हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट अलग अलग लाखों खर्च करके थोड़े से जर्नल्स को सब्सक्राइब करने के बजाय सरकार एक बड़ा डील करेगी पब्लिशर्स के साथ, पूरी कंट्री के बिहाफ पर। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लो। जैसे हर फैमिली अलग अलग पानी के फिल्टर्स खरीदती हो और सोसाइटी डिसाइड करे कि एक सेंट्रल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम सबके लिए इंस्टॉल कर दे। उनोस भी वही करता है। सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो आईआईटी हो या एक छोटी स्टेट यूनिवर्सिटी, सबको एक साथ 13,000 जर्नल्स और 30 बड़े पब्लिशर्स का एक्सेस मिलेगा। फेज 2 में प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब गोरखपुर या गुवाहाटी का एक स्टूडेंट वही जर्नल्स एक्सेस कर पाएगा जो आईआईएससी बैंगलोर का पीएचडी स्कॉलर करता है। ये सुनने में एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है ना? और वैसे देखा जाए तो ये एक बड़ा स्टेप है। जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स पहले साइहब पर डिपेंड करते थे, अब लीगली और स्मूथली पेपर्स डाउनलोड कर सकेंगे। इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग खर्चे भी बचेंगे, क्योंकि अब एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट होगा। इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम के लिए, फ्रॉम यंग स्कॉलर्स टू स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज तक, ये काफी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे पहले, ओनोस अभी भी फॉरेन पब्लिशर्स पर हेविली डिपेंडेंट है। इंडिया उनको बल्क में पैसा दे रहा है, लेकिन गेम के रूल्स चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा, एक्सेस तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ओनरशिप का डीपर प्रॉब्लम अभी भी है। आज जब इंडियन रिसर्चर्स अपना काम रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, उन्हें कॉपीराइट पब्लिशर्स को देना पड़ता है। मतलब जो काम इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से हुआ, वो अब एक फॉरेन कंपनी का बन गया और लोगों को फिर से पैसा देना पड़ता है उसे एक्सेस करने के लिए। तीसरा, ओनोस का पहला फेज सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट्स या प्राइवेट कॉलेजेस के लोगों को अभी भी हैवी फीस देनी पड़ेंगी। इस सेंस में साइहब ने एक सच को एक्सपोज किया। एक्सेस की जरूरत उन लोगों को भी है जो फॉर्मल सिस्टम के अंडर नहीं आते। इस बीच ग्लोबल पब्लिशिंग वर्ल्ड खुद बदल रहा है। आजकल ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स ओपन एक्सेस में पब्लिश हो रहे हैं। मतलब कोई भी फ्री में रीड कर सकता है। प्री प्रिंट्स यानी अर्ली वर्जन्स ऑफ पेपर्स जो साइंटिस्ट खुद अपलोड कर देते हैं, वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यूएस में 2026 से सारा पब्लिकली फंडेड रिसर्च ओपन एक्सेस बनाना कंपलसरी होगा। यूरोपियन यूनियन में भी ऐसा ही रूल है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो करोड़ों के सब्सक्रिप्शन पे ओनो स्पेंड करना लॉन्ग रन में एक महंगा डिटूर लगने लगेगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि इंडिया को अपने इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरीज जहां इंडियन रिसर्चर्स अपने काम की कॉपी अपलोड करने के लिए रिक्वायर्ड हों, बिल्कुल हार्वर्ड या एमआईटी की तरह। ऐसे में कोई भी, चाहे वो एक फार्मर इनोवेटर हो या पॉलिसी मेकर, इजीली एक्सेस कर सके नॉलेज बिना किसी बड़े पब्लिशर डील के। फिर भी फिलहाल के लिए ओनोस एक प्रैक्टिकल ब्रिज है।
ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स अपने आप को ग्लोबल साइंस से कट ऑफ न फील करें सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी जर्नल्स। ये साइहब जैसे बैकडोर प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत भी कम करता है, जो वैसे भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वीक होते जा रहे थे। आप उनॉस को ऐसे सोचो जैसे इंडिया ने दुनिया के रिसर्च वॉल्ट्स की चाबियां रेंट पे ले ली हैं, जब तक कि अपना वॉल्ट खुद बनाने का प्लान पक्का नहीं हो जाता। साइहब बैन के साथ एक चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन बड़ी कहानी अभी लिखी जा रही है। क्या ओनोस सच में नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करेगा, या ये सिर्फ एक कॉस्टली पैच बनकर रह जाएगा एक ब्रोकन सिस्टम का जो अभी भी फॉरेन पब्लिशर्स के कंट्रोल में है? ये सब डिपेंड करता है कि इंडिया सिर्फ एक्सेस के लिए पे करने से आगे बढ़कर पब्लिशिंग इकोसिस्टम को खुद रीशेप कर पाता है या नहीं। तब तक के लिए देश के अनेक स्टूडेंट्स के लिए ओनोस वही डिफरेंस होगा जो उन्हें ग्लोबल साइंस के दरवाजे के बाहर खड़े रहने से बचाता है और अंदर कॉन्फिडेंटली कदम रखने का चांस देता है।